हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी सीडीपी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे आपको जीन पियाजे के अनुसार बताना है। पहला ऑप्शन है, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। दूसरा, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। तीसरा, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र क्रियाएं हैं। डी ऑप्शन है, भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। तो आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। आपको जीन पियाजे के अनुसार बताना है। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं कि पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है। जीन पियाजे का कहना है कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो चिंतन है वो भाषा का निर्धारण करता है। जो चिंतन है वो भाषा का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। डैश सामाजिकरण का प्राथमिक और डैश सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। पहला, परिवार विद्यालय। दूसरा, मीडिया परिवार। तीसरा, विद्यालय मीडिया या फिर मीडिया पास पड़ोस, है ना। तो जो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है वो क्या है, परिवार है आपका, है ना, परिवार। बाकी विद्यालय क्या है, द्वितीय कारक है। मीडिया क्या है, द्वितीय कारक है। विद्यालय क्या है, द्वितीय कारक है ना। तो ये मीडिया यहाँ क्या है, द्वितीय कारक है। तो फिर आपका जो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है वो क्या है, परिवार। और जो आपका सामाजिकरण का द्वितीय कारक है वो क्या है, विद्यालय, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपका जो पूछा गया है कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक, तो यहाँ तो मीडिया दे दिया, ये तो द्वितीय है। विद्यालय दे दिया, ये भी द्वितीय है। यहाँ भी मीडिया दे दिया तो द्वितीय हो गए ना। तो पहले कौन सा होना चाहिए, प्राथमिक कारक फिर द्वितीय कारक। तो परिवार क्या है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। तो यहाँ पे तो ये मीडिया विद्यालय मीडिया ये सब द्वितीय कारक पहले दे दिए गए, है ना। तो ये तो होंगे नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। अब मध्य बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी है ये बताना है आपको, है ना। तो पहला ऑप्शन है आपका, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। दूसरा, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क करने का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। तीसरा, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और डी ऑप्शन है आपका, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो आप बताइए, अब मध्य बाल्यावस्था की बात की है ना। तो मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से जो है वो सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो संवेदी और चालक गतिविधियां हैं, है ना, ये तो नहीं होगा। अमूर्त चिंतन भी नहीं होगा और शारीरिक वृद्धि और विकास भी नहीं होगा। तो क्या होगा कि इसमें क्या कहा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेजी से होते हैं, नहीं, बहुत तेजी से मध्य बाल्यावस्था में नहीं होते हैं, है ना। कहाँ होते हैं बहुत तेजी से, सबसे तेजी से होते हैं आपके शैशवावस्था में, है ना। उसके बाद थोड़ा सा कम होते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, शैशवावस्था में। उसके बाद थोड़ा सा कम होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, पर फिर भी तेज होता है। लेकिन मध्य बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेज गति से नहीं होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद फिर किशोरावस्था में फिर क्या होता है, फिर तेज होता है ना। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चे का अधिगम से जुड़ाव जो है वो प्रभावित होता है। पहला, पारिवारिक सामाजिकरण। दूसरा, समकक्षी संबंध। तीसरा, सांस्कृतिक मूल्य। डी है बच्चों का आत्मसम्मान। तो बताओ इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्या पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित कौन से कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव, है ना, बच्चों का अधिगम से जुड़ाव जो है वो प्रभावित होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पारिवारिक समाजीकरण, बिल्कुल ठीक है। समकक्षी संबंध, ये भी ठीक है। सांस्कृतिक मूल्य और बच्चों का आत्मसम्मान। तो इसमें तो चारों ही ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। तो फिर ऑप्शन नंबर
सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा ये सारे ही सही है। आगे बढ़ेंगे हम। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है ना। तो जो बच्चे होते हैं, जो 7 से 8 साल का बच्चा होता है, तो उसमें नैतिक निर्णय लेने का क्या आधार होता है? पहला, सामाजिक व्यवस्थाएं बनाए रखना। दूसरा, सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना। तीसरा, दंड और आज्ञा पालन। और डी है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, है ना। तो आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका? ये जो 7 से 8 वर्ष का बच्चा है ना बेटा, है ना, तो ये कौन सा आपकी जो है, ये कौन सा टाइम पीरियड है आपका? इसमें प्री कन्वेंशनल, है ना। इसके 3 लेवल होते हैं, है ना। तो ये कौन से लेवल की बात है? ये बच्चा कौन से लेवल में है? ये प्री कन्वेंशनल लेवल में, है ना। 3 लेवल होते हैं और हर लेवल में 2 स्टेज होती हैं। तो टोटल 3 लेवल हैं और 6 स्टेज हो जाती हैं आपकी। तो ये जो 7 से 8 वर्ष का बच्चा है, ये प्री कन्वेंशनल लेवल का है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इस एज में बच्चे का जो नैतिक निर्णय लेने का आधार है वो क्या है? यहाँ पे देखेंगे दंड और आज्ञा पालन, है ना। दंड और आज्ञा पालन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से पहलू हैं? पहला, सामग्री। दूसरा, अधिगम उद्देश्य। तीसरा, अधिगम गतिविधियां। फोर्थ है आपका मूल्यांकन प्रक्रिया। तो आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक मूल्यांकन के लिए कौन से पहलू हैं? तो इसमें सामग्री भी होगा आपका, है ना, अधिगम उद्देश्य भी होने चाहिए, गतिविधियां भी होनी चाहिए और मूल्यांकन की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा आपका? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे ही ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? पहला, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। दूसरा, विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में। तीसरा, एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में। या फिर अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बेटा? विद्यार्थियों की जो अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस तरीके से, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको आप किस तरीके से देखेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, है ना। विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे इसमें। निम्नलिखित में से बालक की विकास की अवस्था के कौन से पहलू हैं? तो इसमें आपसे विकास के कौन से पहलू हैं? तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये तो तीनों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी, है ना। क्या होगा? ये सभी, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, ये तो तीनों ही पहलू हैं। तो क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ना। विकास सार्वभौम है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया और आपसे गलत ही पूछा गया था। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपसे क्या कहा गया कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ना। आपको जो नहीं है वो बताना है। तो विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक जो संदर्भ हैं वो इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये तो प्रभावित करते हैं ना बेटा, जो सांस्कृतिक संदर्भ हैं वो तो विकास को प्रभावित करते हैं। अब इन्होंने क्या कह दिया? नहीं करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये जो पहली लाइन है विकास सार्वभौमिक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन ये जो यहाँ पे नहीं आ गया ना, इसी ने इस ऑप्शन को गलत कर दिया। तो आपसे गलत पूछा गया था, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन क्या है? विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास परिवर्त्य है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों तो आपके सही वाले हैं, लेकिन आपसे गलत पूछा गया था, तो गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे हम। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, अब देखो क्या है, यदि शिक्षक, पहला ऑप्शन क्या है? पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप पर आए।
बी ऑप्शन क्या है, पहले अवधारणा का जो है संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। मतलब कोई अवधारणा है तो पहले आप उसका संपूर्ण परिचय दे, उसके बाद उसकी बारीकियों पर जाए, है ना। सी ऑप्शन क्या है, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें, फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। डी ऑप्शन क्या कहता है, पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता, है ना, और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। तो आप इसमें बताओ बेटा कि इसमें से बच्चे बेहतर तरीके से कब सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा कि पहले तो बच्चे को संपूर्ण रूप से जो है उस अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और उसके बाद हमें बारीकियों पर जाना है। पहले तो संपूर्ण रूप से परिचय देना है, बाद में बारीकियों पर जाना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। खेलों के माध्यम से बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है। पहला सामाजिकता, नैतिकता, व्यावसायिकता और भौतिकता। तो जब खेलों के माध्यम से बच्चों में सामाजिकता का गुण जो है वो विकसित होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। जहां तक भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा है कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा आती है। ये क्वेश्चन हम इस तरह का पहले भी कर चुके हैं। तो बेटा अब तो आपको पता चल गया कि विचार पहले आता है और फिर भाषा। ये किसने कहा, जीन प्याजे ने। जीन प्याजे जी का कहना है कि पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है ना। जो वाइगोत्स्की जी हैं ये बिल्कुल उल्टा कहते हैं। ये क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि पहले भाषा आती है और फिर विचार आता है। ठीक है, तो जीन प्याजे यहाँ पे क्या कहा गया कि विचार पहले आता है और उसके बाद भाषा आती है। तो ये बात तो कही जीन प्याजे ने। अगर आपसे ये कह दे कि पहले भाषा आती है और उसके बाद विचार आता है ना, तो ये बात कहते हैं आपके वाइगोत्स्की, है ना। तो यहाँ पर तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। स्कूलों और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता को किस तरह से समझना चाहिए, है ना। पहला, छात्रों की कमजोर शैक्षणिक क्षमताओं का प्रतिबिंबन। दूसरा, शिक्षक की कमजोर क्षमताओं का प्रतिबिंबन। सी है एक व्यवस्थागत मुद्दा जिसमें स्कूल को शिक्षण प्रणालियों पर प्रतिबिंबन करने की आवश्यकता है। डी है आपका समुदाय का मुद्दा, क्योंकि गरीब आर्थिक वर्ग के बच्चों को अन्य बच्चों की तरह एक ही स्कूली तंत्र में शिक्षित नहीं किया जा सकता। तो आप इसमें से करेक्ट आंसर बताइए बेटा। जो स्कूल है और जो शिक्षक हैं, है ना, तो छात्रों की जो विफलता है उसको किस तरीके से समझना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा कि एक व्यवस्थागत मुद्दा जिसमें स्कूल को शिक्षण प्रणालियों पर प्रतिबिंबन करने की आवश्यकता होगी, है ना। मतलब आपकी जो शिक्षण प्रणाली है ना, उस पर प्रतिबिंबन करने की आपको आवश्यकता है अगर बच्चा जो है विफल हो रहा है तो, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, है ना, प्रकृति में जो है वो प्रकृति में असतत है कि प्राकृतिक में असतत है। आपका जो विकास है वो प्राकृतिक में असतत है, आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, या फिर सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो वाइगोत्स्की आपको जो है वो समाज को ज्यादा महत्व देते हैं। वाइगोत्स्की किसको ज्यादा महत्व देते हैं, समाज को। तो फिर इनके अनुसार तो क्या होगा, सीधे समाज के जो है सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो अब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार विकास सीधे जो है सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। जीन प्याजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है। अब देखो कि कौन सी अवस्था है जिसको प्राप्त करने के लिए वो समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है जीन प्याजे के अनुसार। तो वो कौन सी अवस्था है बेटा, संतुलन, है ना। संतुलन की अवस्था को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, समाधान की खोज में लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संतुलन। आगे बढ़ेंगे हम। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है ना,
जब एक जो वयस्क है वो बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को एक सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहेंगे, है ना। खोजपूर्ण अधिगम कहेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे, पाड़ कहेंगे, है ना, या अंत व्यक्ति निष्ठता कहेंगे, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, पाण कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, पाड़ कहेंगे, ढांचा, है ना, पाण, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं और सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? पहला ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो निगमनात्मक तर्क बच्चा कौन सी अवस्था में करता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न महत्व प्रत्यय स्मरण को नहीं नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? पहला, टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष हुआ, है ना। दूसरा, भारत में कितने राज्य हैं। तीसरा, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे। या फिर डी ऑप्शन है आपका, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। तो इसमें से कौन सा प्रश्न है जो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए जो है क्या क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पियाजे के अनुसार भौतिक दुनिया के साथ अनुभव, भाषा, अनुकरण या फिर पुनर्बलन। तो पियाजे के अनुसार जो है कौन सा कारक जो है विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भौतिक दुनिया के साथ जो है अनुभव। आगे बढ़ेंगे हम। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो शिक्षक क्या है, एक सुविधा दाता है। उसकी क्या भूमिका है कि बच्चे को सुविधा दाता के रूप में उसकी भूमिका है। तो तानाशाही तो होगा नहीं, स्वतंत्र नहीं होगा, आधिकारिक नहीं होगा। क्या है, टीचर क्या है, सुविधा दाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।